हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर तुम लोगों ने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को भी जाके देख लो। एंड उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की। पार्ट 1 में हमने बात किया था मेन ब्लड के बारे में, एंड ये पार्ट 1 का ही एक स्लाइड रह गया यहाँ पे। पार्ट 1 में हम ब्लड की बात कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों की। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है हार्ट के बारे में, हार्ट का वर्किंग हमें पढ़ना है यहाँ पे, दैट हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे कैसे वहाँ पे प्रोसेस काम करता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, यानी कि वो पाइप जैसे कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड साथ में लिम्फेटिक ऑर्गन्स की भी बात करेंगे। ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है हार्ट। बिकॉज हार्ट से ही हमारा पूरा ये चैप्टर रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट एक्चुअली हमको लगता है कि हार्ट ऐसा होता है, बट ये एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी में हार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये तो मैंने एनिमेटेड एक फोटो लगाया है, बट रियल में अगर तुम हार्ट को देखोगे बॉडी के अंदर तो तुम्हारा मन नहीं करेगा उसको दोबारा देखने का। रियलिटी में हार्ट कुछ देखने में इस तरह का लगता है, राइट। यहाँ पे हार्ट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें हार्ट की, हमको लगता है कि हमारा हार्ट थोड़ा सा बॉडी में लेफ्ट साइड में होता है, बट ऐसा नहीं है। बॉडी में एग्जैक्टली तुम्हारा सेंटर में हार्ट होता है, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट होता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा अपीयर क्यों होता है कि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट बीट कर रहा है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इसका जो ये कॉर्नर पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। जिसकी वजह से जब हार्ट बीट करता है तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये लेफ्ट साइड में है, बट ऐसा नहीं होता। दोनों लंग्स के बीच, यहाँ पे लंग्स हैं और यहाँ पे लंग्स हैं, एंड इन दोनों लंग्स के बीच में तुम्हारा हार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे लोकेशन तुम्हारा हो जाएगा, द हार्ट इज एट द सेंटर, नॉट ऑन द लेफ्ट। सेंटर में होता है एग्जैक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की, हार्ट किस तरह का बना होता है। यहाँ पे अगर हम हार्ट के डायग्राम को देखें तो ये पहली बार में समझना काफी ज्यादा टफ है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ से वेसल्स अटैच्ड हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। अब ये क्या होती है इसके बारे में भी वीडियो में आगे हम बात करेंगे, बट अभी के लिए तुम देखो हार्ट का यहाँ कंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा पेचीदा है या कॉम्प्लेक्स है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर इस डायग्राम पे वापस आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की। देखो, हार्ट के अंदर बेसिकली 4 कमरे होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। अब ये वो कमरे नहीं है जहां पे तुमने किसी को रख रखा है, ठीक है। हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चेंबर्स होते हैं या 4 पोर्शंस होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं प्रॉपर्ली। 4 चेंबर्स मिलके हार्ट को बनाते हैं। वो 4 चेंबर्स के नाम क्या क्या है? नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जब हम आगे प्रोसेस देखेंगे हार्ट के वर्किंग का, इसी चेंबर के नाम से मैं बताऊंगा कौन से चेंबर से ब्लड निकल के दूसरे चेंबर में जा रहा है। इन चेंबर के नाम को जरा देखो। हार्ट में 4 चेंबर्स हैं। जो ऊपर के 2 चेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया, या फिर उसका अगर सिंगुलर फॉर्म देखोगे एट्रियम बोलते हैं। मल्टीपल यानी प्लूरल वर्ड है एट्रिया एंड सिंगुलर वर्ड है एट्रियम। ये तुम्हारे एट्रियम होते हैं ऊपर वाले, ठीक है। एट्रियम मतलब छत की तरह मान सकते हो, ऊपर के जितने पोर्शंस हैं ये तुम्हारे एट्रियम हो गए। फिर नीचे के जो 2 यहाँ पे चेंबर्स होते हैं इनका नाम होता है वेंट्रिकल। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट, यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट और राइट नहीं है। तुम सोच के देखो, तुम इस तरह अगर खड़े हो तो ये लेफ्ट और ये राइट ऐसे नहीं है। यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी बॉडी का लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हैंड ये, तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड ये वाला माना जाएगा लेफ्ट, एंड ये साइड राइट, तो यहाँ पे ये वाला साइड राइट है। तुम्हारे पर्सपेक्टिव में है, तुम्हारी बॉडी में कौन सी चीज कहाँ पे है उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिखा गया है। यहाँ अपने आप से मत सोच लेना कि ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन इज दिस, राइट पोर्शन इज दिस, ऐसे है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, लेफ्ट एंड राइट। एंड ऊपर का पोर्शन एट्रिया या एट्रियम, सिंगल सिंगल अगर बोलोगे एट्रियम रहेगा, एंड नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स। 4 चेंबर्स के नाम यहाँ पे क्या निकल के आते हैं? सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा राइट एट्रियम, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। आई होप क्लियर है। नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। 4 चेंबर्स के नाम क्या हो गए? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप ये चीज क्लियर है एंड इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके फिर से ये बात समझ लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें चेंबर्स के नाम एकदम सीक्वेंस में याद होने चाहिए कि किधर कौन सा चेंबर पड़ता है, आगे पीछे नहीं कर सकते इनको, ठीक है। जैसे हैं वैसे ही हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि इन चेंबर्स का क्या काम होता है, देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो कुछ ऐसा होता है, एंड हार्ट जब धड़कता है, बेसिकली बीट करता है, तो वो क्या रहा होता है? उसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना।
अब पंप यहाँ पे ये कोई सिंपल पंप नहीं है, इसके अंदर 4 चेंबर्स हैं भाई। हम जो पंप इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज वगैरह यूज करते हैं, उसमें तो एक ही चेंबर होता है, लेकिन हमारे हार्ट में देख सकते हो यहाँ पे 4 चेंबर्स होते हैं। एक देखो ये ऊपर का चेंबर है, ये तुम्हारा राइट एट्रियम हो गया, नीचे राइट वेंट्रिकल हो गया, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ऊपर वाला चेंबर तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम हो गया। तो यहाँ पे 4 चेंबर्स हैं एंड ये कैसे वर्क कर रहा है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा हार्ट बीट पूरा होता है वो ऐसा नहीं है कि एक बार में हार्ट बीट हो गया, वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कैसे? अच्छा यहाँ पे 2 टर्म्स में बता देता हूँ बिकॉज इनका मैं काफी यूज कर रहा हूँ अभी आगे। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है उस कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, सिस्टोल का मतलब हार्ट का वो पर्टिकुलर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, सिकुड़ जाएगा। एंड एक्सपेंशन फेज की अगर हम बात करें इसको बोलते हैं डायास्टोल। डाया का मतलब डायलेट से है, डायलेट। तो सिस्टोल का मतलब सिकुड़ रहा है, एस से सिकुड़ना याद कर सकते हो। ठीक है, सिस्टोल का मतलब श्रिंक होगा या सिकुड़ेगा, श्रिंक याद कर लो। सिस्टोल का मतलब हार्ट श्रिंक हो जाएगा, दब जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड एक्सपेंशन फेज डायास्टोल, डाया का मतलब फैलना। ठीक है, डायलेट, डायलेट, डायलेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। सो ये 2 टर्म्स हैं। जब भी तुमसे कहेगा सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ रहा है हार्ट, श्रिंक हो रहा है। एंड कहीं पे डायस्टोल वर्ड आएगा तो वहां पे हार्ट फैल रहा है, पूरा हार्ट नहीं बट हार्ट का कौन सा चेंबर, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, इन्हीं के नाम पे हम बताते हैं। चलो इसके बाद अब हम आते हैं हार्ट बीट के 4 स्टेप्स पे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सिस्टोल ऑफ एट्रिया। एट्रिया अगेन प्लूरल वर्ड है, यानी कि ऊपर के जो दोनों एट्रियम है वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स। सबसे पहले ऊपर के एट्रिया सिकुड़े, फिर उसके बाद नीचे के वेंट्रिकल्स श्रिंक होते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, देखो पहले ऊपर के एट्रिया क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं, यहाँ पे देखो दबे, फिर उसके बाद नीचे के वेंट्रिकल्स भी श्रिंक हुए। तो पहले एट्रिया ऊपर के सिकुड़ते हैं, फिर उसके बाद नीचे के वेंट्रिकल्स श्रिंक होते हैं। ये है प्रोसेस। तो दोनों स्टेप में दोनों पहले श्रिंक होंगे, ठीक है, सिस्टोल होगा पहले, फिर उसके बाद में एक एक करके दोनों फैलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले ये सिकुड़ता है वेंट्रिकल, फिर उसके बाद फैलना भी ये स्टार्ट करता है। और ये जो 3rd और 4th स्टेप होते हैं ये लगभग साथ साथ होते हैं। ये वाले दोनों स्टेप लगभग साथ साथ होते हैं। एक बार जरा बगल के एनिमेशन में तुम लोग देख सकते हो, जब ये वापस से फैल रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी फैल रहा है। ठीक है, जो फैलने वाला फेज है, जो तुम्हारा डायस्टोल वाला फेज है, वो लगभग साथ साथ ही होता है। एंड जो पहले ये दोनों स्टेप्स हैं ये थोड़ा सा एक के बाद एक होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एट्रिया श्रिंक करता है, ऊपर के दोनों पोर्शन श्रिंक करते हैं, एंड देन उसके बाद तुम्हारे नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स श्रिंक होते हैं। सो अब ऐसा होने से ब्लड कैसे फ्लो करने लगता है इसको समझते हैं। श्रिंकिंग और कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो एनिमेशन में, सो यहाँ पे जब ऊपर के दोनों पोर्शन यानी कि दोनों एट्रियम यहाँ पे श्रिंक करते हैं, इनका सिस्टोल होता है, तो कहीं ना कहीं ये पुश करते हैं ब्लड को आगे की तरफ, यानी कि वेंट्रिकल्स की तरफ। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले ब्लड आता है यहाँ पे, कौन से वाले में, राइट एट्रियम में। यहाँ पे इन दोनों से यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टोल, तो ये ब्लड को पुश करता है आगे वेंट्रिकल की तरफ। नाउ ब्लड यहाँ पे आ गया। नाउ अब किसकी बारी है, अब नीचे के वेंट्रिकल श्रिंक होंगे। तो जब ये श्रिंक होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं वॉल्व। तो यहाँ पे वॉल्व का काम क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल्व लगे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं। सो इनका काम यही होता है कि ये ब्लड को बैक जाने से रोकते हैं। सो यहाँ पे जो ये वॉल्व लगा है ये ब्लड को वेंट्रिकल में तो आगे आने देगा, लेकिन ये बैक फ्लो नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेंट्रिकल देखो श्रिंक किया तो ब्लड अब वापस जाने की जगह इसमें से आगे चला जाएगा इधर की तरफ। कहां जाएगा उसकी बात अभी मैं आगे बताऊंगा। आई होप इतना समझ में आ रहा है। ब्लड पहले यहाँ पे आया, ये श्रिंक किया, ब्लड नीचे गया, फिर जब ये श्रिंक किया ब्लड बैक नहीं गया, ब्लड इस पाइप से या इस वेसल से आगे चला गया। फिर इस तरफ की हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्लड देखो अंदर आ रहा है, अगेन वही सेम प्रोसेस इस साइड भी हो रहा है। ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट सिकुड़ रहा है तो ब्लड आगे भेज रहा है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल जब सिकुड़ रहा है तब ब्लड तुम्हारा आगे इसमें जा रहा है। सो ब्लड का आवागमन है सारा, ब्लड एक चेंबर से आके दूसरे चेंबर में जा रहा है, फिर इस चेंबर से पाइप से होके कहीं बाहर जा रहा है। अब इस पाइप से कहां जा रहा है वो मैं भी आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद वापस से लौट के हार्ट में आ रहा है, देन इस चेंबर में आ रहा है, देन अगेन हार्ट से बाहर निकला जा रहा है। सो हार्ट के चेंबर से ब्लड आ जा रहा है बार बार। इस डायग्राम में इतना तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो ब्लड कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है इसको समझते हैं। ये है तुम्हारा एक ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम कि कहां से ब्लड आ रहा है हार्ट में और कहां जा रहा है। ये जो सेंटर में बना है दिस इज योर हार्ट। तो यहाँ पे ये हार्ट के कौन कौन से चेंबर्स हैं, ये तुम्हारा हो गया राइट एट्रियम, ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये तुम्हारा हो गया राइट वेंट्रिकल और ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो
सबसे पहले राइट एट्रियम में बॉडी से ब्लड आता है। सो ये बॉडी से देखो ब्लड आ रहा है एंड कहां पे जा रहा है, ये हार्ट के राइट एट्रियम वाले चेंबर में। देन उसके बाद क्या होगा, ये राइट एट्रियम श्रिंक करेगा, सिस्टोल होगा इसमें, तो ये ब्लड को कहां पुश करेगा, नीचे की तरफ यहां पे। सो इसने ब्लड को पुश किया। अब इसके बाद जब वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये ब्लड को कहां पुश करेगा, इधर की तरफ, आगे की तरफ। तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल के देखो पाइप से जा रहा था, उसमें पाइप ऐसे बना था, यहाँ पे साइड से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमको। तो यहां से ब्लड निकल के जा रहा है, कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द लंग। यानी कि सबसे पहले बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वेंट्रिकल से कहां जाता है, वापस बॉडी में नहीं जाता डायरेक्ट, ये जाता है लंग्स की तरफ। और यहाँ पे एक और चीज मैं तुम लोग को बताता चलूं, दैट यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का तुम वेसल देख रहे हो, इसका मतलब इतना है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इतना है कि यहाँ पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन यूज हो चुका है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। जो वहां पे आरबीसीज थे जिसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन सारा खर्चा हो गया है, कंप्लीटली वो रिड नहीं हो जाते ऑक्सीजन से, इतना याद रखना। उसमें CO2 भी है, ऑक्सीजन कम हो गया है, बस इतना मतलब है। सो दिस इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि यहाँ पे कौन से टाइप का ब्लड फ्लो होके जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये गया लंग्स में, यहाँ पे लंग्स है लिखा हुआ है, यहाँ पे लंग्स है। तो लंग्स ने उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वापस से ऑक्सीजन एडअप किया एंड उसके बाद ये ब्लड रेड हो गया, फिर से फ्रेश हो गया। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अब तुम्हारा रेड कलर का फ्रेश एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहां पे, हार्ट में वापस। जो दूसरे पाइप से वापस से हार्ट में आ रहा था दूसरी तरफ, ये है तुम्हारा लंग्स से ब्लड आ रहा है यहाँ पे। सो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा चेंबर, ये है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम। सो लेफ्ट एट्रियम के अंदर इस वेसल के द्वारा वापस से देखो ब्लड आ गया। नाउ नेक्स्ट, सो अब यहाँ पे ये एट्रियम जब फिर से श्रिंक करेगा तो क्या होगा, ब्लड कहां जाएगा, नीचे वेंट्रिकल में, ठीक है। ये कौन सा वाला, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल श्रिंक करेगा तब ये ब्लड कहां जाएगा, आगे, और ये पूरी बॉडी में फिर चला जाएगा इस तरह। सो ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले ब्लड कहां पे आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम श्रिंक हुआ, उसने ब्लड को भेजा नीचे, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल श्रिंक हुआ, तब ये भेजेगा ब्लड को कहां पे, लंग्स में। अच्छा, श्रिंक होने पे वापस क्यों नहीं जाता है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। इस जगह पे, यहाँ पे तुम्हारा वॉल्व होता है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में, इस जगह पे यहाँ पे वॉल्व होता है। तो ये बैक फ्लो अलाउ नहीं करता। जब ये श्रिंक होगा तो ब्लड वापस नहीं जाएगा, ये जाएगा इस पाइप से किधर, लंग्स की तरफ। देन उसके बाद लंग्स ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड था, उसको ऑक्सीजनेट करेंगे, फिर से उसको ऑक्सीजन मिक्स करेंगे उसके अंदर, तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में आया, अगेन ये जब श्रिंक करेगा तब ये भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब श्रिंक होगा तब ये ब्लड को पुश करेगा कहां पे, ये पुश होगा टुवर्ड्स दी बॉडी, तब ये वापस से पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए आगे चला जाएगा। सो ये सीक्वेंस है ब्लड फ्लो का। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट आया हो तो एक काम करो, फिर से इस प्रोसेस को जाके एक बार समझ लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना तुम्हारे लिए कि ब्लड कहाँ सबसे पहले आ रहा है, कैसे कैसे आगे जा रहा है, क्या सीक्वेंस है, कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है। सो ये सारे ही स्टेप्स समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा धीमे धीमे इसको समझाया है ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ये दिमाग में बैठ जाए। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, नीचे जाता है कहाँ, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ये पुश होता है कहाँ, लंग्स की तरफ। लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम इसको फिर से नीचे ढकेलता है वेंट्रिकल की तरफ, एंड तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कहाँ पुश कर देता है, टुवर्ड्स दी बॉडी, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस तुम्हारा। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, रीड करते हैं। ब्लड फ्लोज ट्वाइस द हार्ट बिफोर इट कंप्लीट्स वन फुल राउंड। तो ब्लड तुम्हारा ट्वाइस फ्लो करता है हार्ट से। देख लो, यहाँ पे पहले ब्लड आया, एक बार हार्ट से होके गया लंग्स में, फिर उसके बाद वापस से हार्ट में आया, देन आगे पूरी बॉडी में गया। तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में ब्लड 2 बार हार्ट के चक्कर लगाता है, 2 बार यहाँ पे हार्ट ट्रेवल करता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख लो, जो ऊपर वाला पोर्शन है तुम्हारा ट्रेवल का, यानी कि लंग्स की तरफ जब यहाँ पे ब्लड जा रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी लंग सर्कुलेशन। एंड ये तुम्हारा शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बिकॉज मैंने तुम लोग को बताया था दैट हार्ट यहाँ पे है, दोनों लंग्स के बीच में, तो हार्ट के पास में ही है लंग्स। सो इस केस में ब्लड को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। सो ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रेवल है, बहुत पास का ट्रेवल है, जल्दी ही ब्लड यहाँ से जाके होके लंग्स से ऑक्सीजन कलेक्ट करके वापस से आ जाएगा हार्ट में। सो दिस सर्कुलेशन इज वेरी शॉर्ट, ये बहुत कम टाइम में और छोटे डिस्टेंस के लिए होती है। सेकेंड जो तुम्हारा है सिस्टमिक, यानी कि बॉडी सर्कुलेशन,
ये तुम्हारा लॉन्ग होता है। सो जब हार्ट ने ब्लड को पुश कर दिया बॉडी की तरफ, तब ये पूरी बॉडी ट्रेवल करके तब जाके कहीं वापस आएगा हार्ट तक वापस से। तो यानी कि ये वाला जो तुम्हारा सर्कुलेशन होता है दिस इज लॉन्ग, एंड इसमें टाइम लगता है, इसमें ज्यादा एफर्ट भी लगता है हार्ट को। सो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ये लेयर होती है ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, बिकॉज राइट वाले वेंट्रिकल को थोड़ी ही दूर तक पुश करना है ब्लड को, वाइल जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है इसको ब्लड को ज्यादा दूर तक पुश करना है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी तुम लोग को। एंड यहाँ पे जो ये एट्रियम होते हैं दोनों, ये दोनों जो एट्रियम है राइट और लेफ्ट, इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ ब्लड रिसीव करना है। तो इसीलिए इनका जो लेयर होता है ये थोड़ा सा थिन होता है कंपैरेटिवली। सो वेंट्रिकल्स हैव थिकर लेयर, एंड जो एट्रियम होते हैं दोनों ऊपर वाले, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इनकी स्किन थोड़ा थिन होती है क्योंकि इन्हें सिर्फ ब्लड रिसीव करना होता है, एंड आगे पुश करके भी ये ज्यादा बस वेंट्रिकल में ही ब्लड पुश करते हैं, बहुत दूर तक इनको ब्लड पुश नहीं कराना। वो काम किसका होता है? वेंट्रिकल्स का। सो इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो ये लेयर होती है दे हैव थिक लेयर। जो वेंट्रिकल्स की लेयर होगी ये थिक लेयर होगी, दिस लेयर इज थिक। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और एट्रियम्स की जो लेयर होती है जो बाहर की, वो थिन होती है। सो अब क्योंकि ब्लड हार्ट के देखो दो चक्कर लगा रहा होता है, यहाँ पे दो टाइप के तुम्हारे सर्कुलेशन हो रहे हैं हार्ट के थ्रू। सो इसीलिए इस ब्लड सर्कुलेशन को हम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्यों? बिकॉज हार्ट के डबल चक्कर लगा रहा है ब्लड, एक बार इधर से इधर बॉडी से होके पूरा हार्ट तक आता है, और फिर दूसरी बार में लंग्स से होके फिर से हार्ट में आता है। सो डबल चक्कर लग रहे हैं, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो इसीलिए ये बताना जरूरी था। सो आई होप यहां तक की बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखने वाले हैं अगेन वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा होगा बिकॉज अब हमें हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता है। दैट हार्ट के अंदर डिफरेंट चेंबर्स होते हैं। कौन कौन से चेंबर्स होते हैं मैंने अभी तुम लोग को बताए थे। हार्ट के अंदर हमारा सबसे पहला चेंबर इधर वाला कौन सा होता है? ये हमारी बॉडी का राइट है, सो इसीलिए ये है राइट एट्रियम। सेम इसी तरह नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले दोनों एट्रियम होते हैं। इस तरफ ये तुम्हारा ये वाला चेंबर है लेफ्ट एट्रियम, एंड ये जो नीचे वाला चेंबर है ये तुम्हारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है, तो चेंबर्स को पहचानना सबसे पहले सबसे जरूरी है। अब यहाँ पे ब्लड का फ्लो कहां से कहां होगा उसको समझते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था बेसिक डायग्राम में, वही सेम चीज यहाँ भी लगेगी। देखो सबसे पहले बॉडी से होके जो वेन्स के थ्रू पुराना ब्लड आएगा, पुराना ब्लड नहीं बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जो ये ब्लू कलर में देखो वेन बना हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ कैरी कर रही है, तो ये सबसे पहले आता है कहाँ? राइट एट्रियम में। देखो एक हमारा अपर बॉडी की तरफ से वेन आती है, एक लोअर बॉडी की तरफ से। सो इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये अपर बॉडी का सारा ब्लड लेके आती है, एंड जो नीचे निचली बॉडी का ब्लड वापस लेके आती है हार्ट की तरफ, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। नेम यहाँ पे याद रखना काफी जरूरी है बिकॉज नेम्स तुम्हारे कोर्स में है एंड डायरेक्टली ये पूछे भी जाते हैं। नेम द वेन एंटरिंग द हार्ट, तो ये तुम्हारी दो वेन्स हैं जो हार्ट में ब्लड को ला रही हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आए। आई होप इतना क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे जब एट्रियल सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब जब ये श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, तब ये क्या करेगा? ब्लड को आगे पुश करेगा। आगे ये बैक नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे अगेन वॉल्व होते हैं, ठीक है, वेन्स में, एंड ये बैक फ्लो अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पे जब एट्रियल सिस्टोल होगा, जब ये सिकुड़ेगा या श्रिंक करेगा, तो ये ब्लड को आगे पुश करेगा, ढकेलेगा कहां पे? नीचे वाले वेंट्रिकल की तरफ। सो ब्लड आता है कहां पे? इस वॉल्व से होके आगे की तरफ। मैंने वॉल्व बताया था तुम लोग को, वॉल्व जो ब्लड है वो आगे की तरफ तो फ्लो करना अलाउ करता है लेकिन बैक फ्लो रोक देता है। तो यहाँ पे ये जो वॉल्व है इसके थ्रू ब्लड होके नीचे राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। नाउ नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल के बाद सेकंड तुम्हारा स्टेप कौन सा होता है हार्ट बीट का? ये होता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल तुम्हें श्रिंक करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो जब ये वाला वेंट्रिकल सिकुड़ेगा या श्रिंक करेगा तो कहीं ना कहीं ये ब्लड को वापस भी पुश करने की कोशिश करेगा और थोड़ा ब्लड ही आगे पुश करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल्व लगा है, ये वॉल्व कौन सा है? ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये वॉल्व जो लगा है ये इसको वापस जाने से रोकता है। अब ब्लड के पास एक ही रास्ता बचा, कहां से जाएगा? वो पल्मोनरी आर्टरी, इस वाले पाइप से होके चला जाएगा। एंड ये जाएगा कहां पे? ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहां से ब्लड गया, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये जाती है तुम्हारी लंग्स में। इससे ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, जो मैंने तुम्हें बेसिक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। यहां से ब्लड जाएगा सीधे लंग्स में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में जाएगा, प्योरीफाई होगा, फिर से इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, एंड वापस से ये कहां से आएगा? वापस से ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेट होके ये वापस से कहां आएगा? तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में।
आई होप पाथ क्लियर है ब्लड का कहां से कहां जा रहा है। सबसे पहले आया बॉडी से राइट एट्रियम में, कौन कौन सी वेन से आया, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इससे आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम श्रिंक हुआ, ब्लड को पुश किया कहां, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब श्रिंक करेगा तो बैकफ्लो अलाउ नहीं हो रहा है इस वॉल्व की वजह से। ये वॉल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं इसको भी मैं साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। बिकॉज इस वॉल्व में तुम्हारे 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जब ब्लड आगे जाएगा तब तो ये वॉल्व खुला रहता है, लेकिन जब यहाँ पे ब्लैक फ्लो होता है, ब्लड हमारा पीछे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ये वॉल्व इस तरह क्लोज हो जाता है, वापस से बैक एंट्री अलाउ नहीं करता। आगे जाना अलाउ करेगा, आगे के लिए खुला रहेगा, लेकिन जब ब्लड पीछे जाने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाता है इस तरह। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, बिकॉज इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये है, यहाँ पे ब्लड गया आगे लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ एंड फिर से वापस आ गया तुम्हारा पल्मोनरी वेन से वापस से हार्ट के अंदर। कहां हार्ट में अंदर आया वापस, ये तुम्हारा है लेफ्ट एट्रियम। आई होप विजिबल है। सो लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड वापस आ गया हार्ट में। नाउ अगेन अब एट्रियल सिस्टोल होगा। सो एट्रियल सिस्टोल जब ये वाला लेफ्ट एट्रियम भी श्रिंक करेगा, ब्लड को पुश करेगा कहां, नीचे वेंट्रिकल की तरफ। फिर उसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जब ये वेंट्रिकल श्रिंक करेगा तो ब्लड वापस तो जा नहीं सकता इस वॉल्व की वजह से। अब यहां जो ये वॉल्व लगा है इसको हम बोलते हैं मिट्रियल वॉल्व, एंड इसका एक और भी नेम होता है विच इज बायकस्पिड वॉल्व। इसको बायकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, क्यों, बिकॉज इस वाले वॉल्व में तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्राइकस्पिड में जो इस तरफ लगा है, लेकिन जो इधर वाला वॉल्व है हमारा, इसमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। जब ब्लड सामने जाएगा तो ये खुला रहता है वॉल्व, लेकिन जब ब्लड बैक जाने की कोशिश करता है तो ये दोनों ऐसे पत्तियां बंद हो जाती हैं एंड बैक फ्लो अलाउ नहीं करती। सो कहीं ना कहीं इसको हम बायकस्पिड वॉल्व कहते हैं या फिर और इसको मिट्रियल वॉल्व भी कहते हैं, दोनों ही नाम इसी के हैं। सो यहाँ पे ये वॉल्व बैक फ्लो अलाउ नहीं करेगा एंड सिर्फ ब्लड हमारा आगे एक ही रास्ता उसके पास है, इस पाइप में चला जाएगा। अब ये मेन पाइप है कौन सा, वेसल है कौन सा, मैं पाइप बोल रहा हूँ बट पाइप हमारे रियल लाइफ पाइप्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के पाइप्स हैं जिनको वेसल्स बोला जाता है। सो यहाँ पे जो तुम्हें बड़ा सा पाइप या फिर वेसल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अयोर्टा, एंड ये अयोर्टा आगे तुम्हारा आर्टरीज में बढ़ जाता है एंड इसी से होके पूरी बॉडी में ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है या आगे जाता है। सो आई होप ब्लड का पूरा जो प्रोसेस है, कहां से कहां ब्लड जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई होगी। एक बार मन में इसको रिवाइज कर लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए याद रखना कि ब्लड कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, कहां से कहां जा रहा है, एंड हार्ट से दोबारा ब्लड जब लंग्स की तरफ जाता है तो कैसे जाता है। तो ये पूरा साइकिल मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार लास्टली में फिर से कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, बॉडी से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आएगा राइट एट्रियम में। सबसे पहले राइट एट्रियम में एंटर किया, प्रवेश किया ब्लड ने। उसके बाद ये सिकुड़ा, इसने ब्लड को आगे पुश किया नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल श्रिंक होगा तब ये ब्लड को पुश करेगा, बैक तो जा नहीं सकता, वॉल्व लगा हुआ है, चेक वॉल्व, ठीक है। अब ये ब्लड को पुश करेगा कहाँ, इकलौता पाइप या वेसल हमको दिख रहा है ये वाला नीले कलर का जो बना हुआ है। नीला रंग यहाँ पे सिर्फ इसलिए है, ये मैं बताना भूल गया, दैट ये जो ब्लू कलर है ये इसलिए है दैट ये सिग्निफाई कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड को। ये जो ब्लू कलर तुम्हारा है दिस सिग्निफाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी जरूरी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है, जितनी भी तुम्हारी नीले रंग की ये वेसल्स बनी हुई हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है या नाम मात्र की बची है, एंड यूज्ड अप जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये तुम्हारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से यूज्ड अप ब्लड तुम्हारा आया, मतलब उसके अंदर की ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, वो आया हार्ट में, फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद वही सेम डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड इस पाइप से या इस वेसल से, मैं बार बार पाइप का यूज कर रहा हूं, इस वेसल से आगे जाएगा कहां पे, लंग्स की तरफ। तो लंग्स का काम क्या है, लंग्स वहां पे अगेन उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, ठीक है। लंग्स का काम यही होता है, ऑक्सीजन हम अंदर जो इनहेल करते हैं वो जाएगी ब्लड के अंदर मिक्स होगी। अब लंग्स में से वापस से जब ये ब्लड आएगा हार्ट की तरफ तो ये वाला ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये रेड कलर का वेसल है, ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन है, रेड कलर की बनी है, क्यों, बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो रेड कलर का ये तुम्हारा सब बना हुआ है, रेड कलर की ये जो वेसल्स बनी है दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस इसीलिए यहाँ पे रेड और ब्लू कलर है, ऐसा नहीं है कि नीले रंग की वेसल्स हमारे में होती हैं। सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दीज वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ध्यान रखना ये चीज होती है। जैसे ये वेन है, वेन तुम्हारी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, और जो तुम्हारी आर्टरी होती है, जैसे अयोर्टा है अभी आगे आर्टरीज में बढ़ जाएगी, आर्टरीज मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी ब्लड,
और आर्टरीज ये आगे जाके आर्टरी में बटेगी, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब तुम्हारा ब्लड लंग्स की तरफ जाता है तब यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, तब अवे फ्रॉम द हार्ट इसमें जा रहा है, ये तुम्हारा क्या है पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है और डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है, और पल्मोनरी वेन है लेकिन ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। तो जब लंग्स की तरफ जाता है ब्लड तब वहां पे उल्टा केस बस है, बाकी पूरी बॉडी में आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। याद रखना, ये यहां लिख देता हूं मैं एक पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज कैरीड बाय किससे, ये ऑलवेज कैरी होगा डीऑक्सीजनेटेड वाला वेन्स। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये वाली है लंग्स वाली, ये तुम्हारी आर्टरी है बट ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है लंग्स की तरफ जब जा रहा है तब। बाकी हर केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑलवेज कैरीड बाय वेन्स, वेन्स के द्वारा ही कैरी किया जाता है। और वहीं पर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, सो इट इज ऑलवेज कैरीड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑलवेज कैरीड बाय किससे, आर्टरीज से। सो आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा ही हमेशा कैरी किया जाएगा। बस एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे देखो आर्टरी में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और वेन में वापस आ रहा है, जो लंग्स में जाता है रास्ता बस उसमें एक्सेप्शन है, बाकी होल बॉडी में ये काम करता है। आई होप इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और चीजें बता देता हूं। देखो यहाँ पे जब ब्लड इस वेसल से होके आगे लंग्स की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, ये मैं बताना भूल गया, बता देता हूं। यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है विच इज अ पॉकेट लाइक वॉल्व, एंड इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व। ये कहाँ पे होगा, ये तुम्हारा इस वाले आर्टरी में, ये भी बैकफ्लो रोकने के लिए है। तो यहाँ पे जो वेसल्स के अंदर तुम्हारे ये वॉल्व होते हैं, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड बेसिकली वॉल्व का काम वही है, एक तरफ का फ्लो अलाउ करेगा, बैक फ्लो नहीं होने देगा ब्लड का। सो यहाँ पे भी इस वेसल के शुरुआत में भी यहाँ पे होता है ये वॉल्व। सो आई होप इतनी बात क्लियर है। एंड हाँ, इधर वाला जो वॉल्व है ये तुम्हारा एयोर्टा का है। सो इस वाले वेसल के वॉल्व को हम बोलते हैं एयोर्टिक वॉल्व, ठीक है। ये वाला पल्मोनरी था बिकॉज ये तुम्हारा लंग्स की तरफ जा रहा है। सो ये पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, एंड क्योंकि ये एयोर्टा में वॉल्व लगा है इस वाले पाइप में या इस वाले वेसल में, सो इसको क्या बोलेंगे, एयोर्टिक वॉल्व। सो एक बार इस डायग्राम को जल्दी से देख लो एंड जितनी बातें मैंने बताई हैं एक बार मन में रिवाइज कर लो। सो चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने लिए, एंड आई होप जितनी बातें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो सब तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है द हार्ट साउंड्स। ये भी तुम्हारे कोर्स में है। सो अगर तुमने कभी किसी की हार्ट बीट सुनने की कोशिश की होगी या अपनी ही हार्ट बीट कभी सुनी होगी रिकॉर्ड करके, सो तुमने एक साउंड सुना होगा इस तरह का, सुनना। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके सुनता है तब उसको भी ऐसा ही सुनाई देता है जो तुम लोग यहाँ पे सुन पा रहे हो। सो बेसिकली इस साउंड को अगर तुम रिलेट करो तो ये किस तरह का साउंड है, धक 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 धक। अब तुम्हारी बुक में धक धक तो लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए थोड़ा इंग्लिश में अच्छा बनाने के लिए इसको बना दिया गया है लब डप लब डप लब डप। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, हिंदी में हम ये समझ सकते हैं धक 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 धक, दिल धड़क रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं दिल धड़क रहा है। सो यहाँ पे दिल हमारा धड़क रहा है, यही आवाज आ रही है धक 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 धक। सो ठीक है, तो धक धक जो है वो इंग्लिश में क्या बन गया, लब डप लब डप लब डप, ये चीज है। तो ये दो साउंड्स जो हार्ट के आते हैं, ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हार्ट का हमने अभी देखा कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, डायलेशंस होते हैं, मतलब सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। तो ये दो जब स्टेप्स, मतलब 4 स्टेप्स होंगे टोटल, तो वहां पे कोई आवाज करने वाली चीज तो है नहीं। लेकिन एक चीज हमने गलत सोची, आवाज करने वाली एक चीज है वहां पे, जो मैंने तुम लोग को बताया था, क्या था, वॉल्व। जो वॉल्व था इस तरह का, खुल रहा था बंद हो रहा था, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व थे। जब वॉल्व खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो जब उसके स्ट्रक्चर इस तरह बार बार ओपन क्लोज होते हैं तो इस तरह टच होते हैं। तो जब टच होंगे बहुत तेजी से तो वहां पे आवाज भी आती है। और जब लिक्विड के अंदर कोई चीज ऐसे होती है ना, और इस तरह जल्दी जल्दी इस तरह होती है, फ्लैप होती है, तो यहाँ पे आवाज क्रिएट होती है। सो इसी वजह से ये लपडप या धक धक वाली आवाज बनती है। तो यही चीज हमें देखनी है। तो ये दो साउंड्स हैं, पहला साउंड लब कहते हैं, दूसरा साउंड डब कहते हैं। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हार्ट साउंड लब।
अकर्स व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज। तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व था, मतलब एट्रियम को जो वेंट्रिकल से जोड़ रहा था, एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ रहा था, कौन सा वाला वॉल्व, यहां पे देखो एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ने वाला इधर एक वॉल्व है, एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ने वाला यहां एक वॉल्व है, तो ये वाला वॉल्व, दिस वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व जो अगल बगल के हैं, जब ये खुलते बंद होते हैं तब कौन सी आवाज आती है, लब, ठीक है, लब की आवाज तब आएगी। और डब की आवाज कब आती है, सेकेंड हार्ट साउंड डब अकर्स व्हेन सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज। अच्छा, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कौन कौन से हैं, जो पाइप में या वेसल में लगे होते हैं, कौन से वाले, ये वाले देख लो, एक जो तुम्हारा एओर्टा की तरफ जा रहा है एंड दूसरा जो तुम्हारा पल्मोनरी पे लगा है। ये जो वॉल्व होते हैं, इसको एक और नाम है इसका सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये तुम्हारे वेसल में लगे होंगे, जो हार्ट से वेसल अवे जा रही है इसमें लगे होते हैं। सो ये भी बैक फ्लो रोकने के लिए। जब ये खुलते बंद होते हैं, मतलब बंद होंगे तो लड़ेंगे इस तरह इनके फ्लैप्स, तब ये आवाज करते हैं कौन सी, डब की। तो लब डब लब डब लब डब इस तरह होता रहता है, धक 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 होता रहता है। तो यही आवाजें इस रीजन की वजह से आती हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नहीं आती। जो वहां पे वॉल्व लगा है उसकी ऐसे लेयर्स टकराती हैं, खुलती बंद होती हैं, खुलती बंद होती हैं, तो वो क्रिएट करती हैं धक 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 इस तरह। एक वॉल्व क्लोज होगा तो धक आएगी आवाज, फिर दूसरा धक, ये वाला वॉल्व क्लोज होगा तब आएगी। तो इस तरह धक 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 इस तरह होता रहता है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम्हें, थोड़ा सा मैंने लाइट वे में समझाने की कोशिश की है, एंड यही हमारे हार्ट के अंदर बेसिकली होता है। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं आगे। सो आगे अब हमें पढ़ना है अबाउट पल्स एंड ब्लड प्रेशर। तो पल्स कभी तुम लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, दैट कभी कभी किसी की हार्ट बीट चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह हथेली में, कलाई पे यहाँ पे पकड़ लेते हैं, हथेली में नहीं कलाई में यहाँ पे नस दबा के देखते हैं। तो नस दबा के हम हार्ट बीट की रीडिंग ले रहे होते हैं बेसिकली। सो बेसिकली होता क्या है, जब हार्ट ब्लड को पुश करता है नर्व्स में, तो क्या होता है, यहाँ पे हमको फील होता है प्रेशर। सो जब हार्ट में यानी कि उसके वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दबेगा वो और ब्लड को आगे पुश करता है, तो वहां पे वेसल्स कहीं ना कहीं डायलेट होती है या प्रेशर उसमें फील होता है। तो यही प्रेशर हम फील करते हैं पल्स में। तो यहाँ रीड करते हैं, पल्स इज एन ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी। यहाँ पे हमारी आर्टरी होगी, उसके वॉल में एक्सपेंशन होगा झटके से, तो वही हम यहाँ पे सेंस करने की कोशिश करते हैं, एंड उसी को क्या बोला जाता है, पल्स। ओके, सो उसी पल्स को, उसी झटके को हम काउंट करते हैं। काउंटिंग द पल्स इज इनडायरेक्टली काउंटिंग द हार्ट बीट। तुम पल्स काउंट कर लो, कितनी बार झटका लग रहा है यहाँ पे नस में या आर्टरी में तुम्हारी, तो वही तुम्हारी क्या हो जाती है, इनडायरेक्टली हार्ट बीट काउंट कर लेते हैं। अब किसी के तुम्हें यहाँ कान रख के नहीं सुनना है, तुम यहाँ पे हाथ लगा के आर्टरी पे सुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सेंस कर सकते हो कि उसकी हार्ट बीट कितनी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, किसी को गुस्सा आता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कोई बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ के आ जाए तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये चेक करने का तरीका ये कि यहाँ पे हाथ रख के हम चेक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर है, यही होती है पल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के प्रेशर की। सो प्रेशर, सभी बच्चे फिजिक्स के स्टूडेंट है, सबने ये चीज पढ़ रखी है, दैट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा हार्ट क्या लगा रहा है, फोर्स, हार्ट क्या लगा रहा है, फोर्स, और यहाँ पे जो पाइप्स हैं, जो हमारी वेसल्स हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है सरफेस एरिया। तो जब ये फोर्स लग रहा है उस लिक्विड के ऊपर यानी ब्लड के ऊपर, जो कि इस पाइप से फ्लो होता है वो जा रहा है, ब्लड यहाँ पे रेड कलर का कर देते हैं चलो। तो यहाँ पे जब ये ब्लड हमारे वेसल से, वेन्स से, आर्टरीज से होके जा रहा है, बेसिकली आर्टरीज की हम बात करेंगे बिकॉज आर्टरी में लगता है ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो ये आर्टरीज से जब होके जा रहा है तो ये चारों तरफ आर्टरी की वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। रीड करो इसको, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आर्टरीज एक्सर्ट ऑन देयर वॉल्स। सिंपल सी चीज है, जो ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो हो रहा है, ब्लड भी तेजी से फ्लो कर रहा है ना, बिकॉज हार्ट एक फोर्स लगा रहा है, तो वहां पे जो प्रेशर कॉज होगा इनकी वॉल्स पे, आर्टरी की वॉल्स पे, इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के प्रेशर होते हैं। देखो, हार्ट एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। सो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट में तो ये प्रेशर ज्यादा होगा। जब हार्ट ने ऐसे धक्का दिया श्रिंक होके ब्लड को, तो ब्लड आगे गया बहुत तेजी से, तो आगे का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये होता है तुम्हारा अपर लिमिट ऑफ प्रेशर। तो ये तुम्हारी नॉर्मली होती है 100 से लेके 140 mm। ये तुम्हारा mm ऑफ Hg है, वो वाला मर्करी बैरोमीटर टाइप होता है। तो उसी तरह तुमने देखा होगा डॉक्टर्स के यहाँ इस तरह ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक डिवाइस होता है, यहाँ पे मैंने इमेज लगा दिया है।
तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे हवा भरते हैं उसमें फुसफुस में, एंड उसके बाद में तुम्हारा ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं। उसमें जितना ऊपर रीडिंग जाती है वहीं पे मिलीमीटर्स में नाप लिया जाता है। बेसिकली ये प्रेशर की रीडिंग है। सो इतना नॉर्मल आदमी का अपर लिमिट होना चाहिए ब्लड प्रेशर का। एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब ब्लड तुम्हारा एक्सपैंड होगा, रिलैक्स होगा, तब तुम्हारा वहां पे प्रेशर कम हो जाता है ब्लड का थोड़ी देर के लिए। सो इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये लोअर लिमिट हो जाती है। एंड ये जो लोअर वाली लिमिट है ये तुम्हारी नॉर्मली 60 टू 80 मिलीमीटर तक ही होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम है तो तुम्हें लो बीपी है, लो ब्लड प्रेशर है। एंड अगर तुम्हारी इससे ऊपर की तुम्हारी अपर लिमिट है तो तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये तुम्हारा होता है A rise in blood pressure above 140 to 90 is known as hypertension और high blood pressure। किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है या कोई नमक ज्यादा खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी किसी का प्रेशर डाउन हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसको नमक खिलाया जाता है ताकि उसका ब्लड का प्रेशर राइज हो जाए। ये चीज होती है। सो ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहना चाहिए हमारा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है तुम लोग को। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले हमारे टॉपिक पे, विच इज ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स मैंने स्टार्टिंग से उसके बारे में बात की है, अब हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ब्लड वेसल्स हमारी तीन होती है मेन, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो दो के बारे में पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पे कैपिलरीज के बारे में पढ़ लेंगे। सो आर्टरी और वेन्स, चलो देखते हैं। सो सबसे पहले आर्टरी। सो यहाँ पे साथ साथ ही देखते चलते हैं। एक आर्टरी होती है, आर्टरी देखने में ऐसी लगेगी, वेन देखने में ऐसी लगती है। सो यहाँ पे आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी जो अयोर्टा था, जो बाहर लेके जा रहा था ब्लड को, वो तुम्हारा आगे आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है। सो एक चीज हमें क्लियर हुई दैट आर्टरी इज अ वेसल, एक वेसल है या एक पाइप है हमारे बॉडी के अंदर विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टरी हमेशा अवे लेके जाती है ब्लड को, ये पॉइंट क्लियर रखना दैट आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टुवर्ड्स दी बॉडी, बॉडी की तरफ लेके जाएगी। नाउ नेक्स्ट आर्टरी में थिक मसल होते हैं। आर्टरी के जो मसल्स होंगे वो थिक होंगे, क्यों? बिकॉज इसको प्रेशर झेलना पड़ता है ब्लड का, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर ये झेलती है, इसीलिए इसकी वॉल्स थिक होती हैं ताकि ये प्रेशर उसको बर्दाश्त कर सके, फट ना जाए न से ये। सो इसीलिए दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। एंड जब थिक वॉल्स हैं तो सीधी सी बात है, बीच का हिस्सा जो ओपनिंग होगा जहां से ब्लड फ्लो करेगा, जो ओपन है यहाँ पे बीच में, तो इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो इसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, सकरा होता है। क्यों? बिकॉज इतनी ज्यादा थिक वॉल है, बहुत मोटी तो आर्टरी हो नहीं सकती, तो सेंटर वाला पार्ट तुम्हारा थिन होगा इसमें, नैरो ल्यूमेन। नाउ यहाँ पे ब्लड जो होता है फ्लो इन स्पर्ट्स। स्पर्ट का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लड तुम्हारा बड़े कंटिन्यूअस तरीके से फ्लो करेगा, तो यहाँ रुक रुक के ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि हार्ट क्या होगा, एक साइकिल में चल रहा है हार्ट, यहाँ धक धक कर रहा है। जब श्रिंक होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, तभी तो वो ब्लड को आगे पुश करेगा। तो जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी कि वेंट्रिकल श्रिंक होगा, तभी तो ब्लड आगे पुश होगा, तभी आर्टरीज में ब्लड फ्लो करेगा। सो आर्टरीज में कभी भी कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता, ब्लड धक्के से होता है। एक धक्का लगा फ्लो हुआ, फिर अगला धक्का लगा फिर ब्लड फ्लो हुआ, फिर अगला धक्का लगा फिर ब्लड फ्लो हुआ, तो रुक रुक के ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस नहीं होता, किसमें? आर्टरीज के केस में। नाउ नेक्स्ट वेन की बात करते हैं। वेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो वेन कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटे साइज की है। एंड यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, वेन का जो ये लेयर है ये पतला है। तो वेन के बारे में पढ़ते हैं। सो वेन ऐसी वेसल होती है, वेन इज अ वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स दी हार्ट। एक ही कीवर्ड याद रखो, टुवर्ड्स दी हार्ट, बस टुवर्ड्स दी हार्ट। तो वेन कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स दी हार्ट। आर्टरी के केस में क्या था, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, और वेन कहां लेके जा रही है, टुवर्ड्स दी हार्ट। तो टुवर्ड्स दी हार्ट वेन लेके जाएंगी। जैसे कि हार्ट में हमारी कौन सी दो वेन लेके जा रही थी, याद करके बताओ, कौन सी दो वेन्स हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आ रही थी फ्रॉम अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी? यस, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सो वो वेन्स थी तुम्हारी। तो वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स दी, ये है। नाउ नेक्स्ट दे हैव थिन मस्कुलर वॉल्स। थिन मस्कुलर वॉल्स होती है, क्यों? बिकॉज इनको प्रेशर झेलना नहीं पड़ता, ये तो बस ब्लड को वापस लेके आती हैं, तो इसमें प्रेशर भी कम होता है। सो इसीलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं बहुत। देन जब वॉल्स थिन है तो सीधी सी बात है, देखो सेंटर का एरिया बढ़ गया। दे हैव अ वाइडर ल्यूमेन, इनका जो बीच का छेद होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। नाउ नेक्स्ट ब्लड फ्लोज इन इट यूनिफॉर्मली। अब क्योंकि ये आर्टरीज के बाद में है तो थोड़ा सा इसमें ब्लड का फ्लो यूनिफॉर्म हो जाता है एंड ब्लड इसमें यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। एंड नेक्स्ट दे कंटेन थिन पॉकेट शेप्ड वॉल्व्स। सो यहाँ पे दे हैव वॉल्व्स, दे कंटेन वॉल्व्स, एंड इनका शेप क्या होता है, पॉकेट शेप का। ये मैंने तुम्हें बताया था हार्ट के डायग्राम में अभी, दैट यहाँ पे वेन्स के अंदर पॉकेट शेप्ड वॉल्व्स होते हैं। एंड अगर बात करें आर्टरीज की तो दे हैव नो वॉल्व्स। आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स नहीं होते।
एक एक्सेप्शन हटा दो, बाकी आर्टरीज में कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वेन्स में तो हमें वॉल्व होंगे लेकिन आर्टरीज में कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं एंड डिफरेंसेस अगेन इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज एग्जाम में कई बार ये पूछे गए एंड इस साल भी ये पूछे जा सकते हैं। सो आई होप ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद तीसरे टाइप का हमारा ब्लड वेसल होता है कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या है, ये तुम्हारे आगे वेन्स और आर्टरीज से इस तरह जुड़े होते हैं, ब्रांचेस फॉर्म कर लेते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। कैपिलरी वर्ड ही तुम्हारा एक तरह से डिराइव हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, कैपिलरी। तो कैपिलरी बहुत थिन यहाँ पे नैरो ट्यूब्स होती हैं। सो यहाँ पे पढ़ते हैं अ कैपिलरी इज अ वेरी नैरो ट्यूब अबाउट 8 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। बहुत पतली हो गई है। एक्चुअली तुम्हारी बॉडी में इतनी सारी कैपिलरीज हैं, अगर उन कैपिलरीज को तुम एक के बाद एक ऐसे जोड़ लोगे ना तो अर्थ के पता नहीं 2 चक्कर या 2.5 चक्कर तक तुम लगा सकते हो। लिटरली इतनी सारी कैपिलरीज हमारी बॉडी में है। सो ताजुब की बात है। सो इसीलिए बहुत छोटी होती हैं, बहुत नैरो ट्यूब्स होती हैं। इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स और एंडोथेलियम। सो एंडोथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स से मिलकर इनकी वॉल बनती है। ये है। नाउ नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है? अगर आर्टरी और वेन ही कैरी कर पा रही थी ब्लड को तो इनका क्या फंक्शन, ये क्यों हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं? सो इनका भी कुछ फंक्शन होता है। ये बेसिकली उन एरियाज तक पहुंच जाती हैं तो जहां आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकती, ये कैपिलरीज वहां तक भी चली आती हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के हर पार्ट को ही ऑक्सीजन चाहिए, हर जगह वेन्स और आर्टरीज नहीं पहुंच सकती हैं। सो इसी वजह से कैपिलरीज भी हमारी बॉडी में होती हैं जो कि हमारी बॉडी में एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स तक भी ब्लड को लेके जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। सो यहाँ पे इनका काम क्या होगा? दे प्रोवाइड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो आउटवर्ड डिफ्यूजन मतलब कैपिलरीज में से, ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के जाएगी अगल बगल वाले टिश्यूज तक या ऑर्गन्स तक। तो यहाँ पे आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2। तो इनवर्ड ये CO2 को वापस ले भी सकती हैं टिश्यूज से या ऑर्गन्स से। इसके बाद इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया एंड हार्मोन्स। तो ये सब्सटेंसेस को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं अगल बगल से। फिर उसके बाद दे अलाउ WBC टू स्क्वीज आउट। तुमने डायपेडिसिस पढ़ा था तो वही चीज है, WBCs को ये स्क्वीज आउट करके निकलने में भी हेल्प करती हैं। तो ये इसके फंक्शन है कैपिलरीज के। और मेन इनका इंपॉर्टेंस यही है कि क्योंकि आर्टरीज और वेन्स कंपेरेटिवली उनका साइज बड़ा होता है तो ये सब जगह नहीं जा सकती बॉडी में। ठीक है, बॉडी में हर एक्सट्रीम पॉइंट पे इतनी जगह ही नहीं होती। तो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे या ऐसी ऐसी जगहों जहां पे आर्टरी और वेन्स नहीं जा सकती हैं वहां पे कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं एंड कैपिलरीज ब्लड को आगे लेके जाती हैं जहां से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता रहता है एंड हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, हर सेल को ऑक्सीजन मिलता रहता है। सो ये चीज है। तो इसीलिए कैपिलरीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कैपिलरीज के बारे में तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक टॉपिक है विच इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस में मेंशन्ड है। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसका सिग्निफिकेंस तुम्हें पढ़ना है अच्छे से। तो पहले तो ये जान लो कि ये होता क्या है। देखो एक्चुअली यहाँ पे देखो, जैसे ये एयोर्टा से तुम्हारा ब्लड निकल के आया, ये हार्ट से आया, एयोर्टा के थ्रू आर्टरीज से होते हुए ये हार्ट से तुम्हारा ब्लड आ रहा है बॉडी की तरफ। सो जब ब्लड ये बॉडी की तरफ आ रहा है तो इसको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? ये तुम्हें मिलेंगे स्टमक से। तो ये तुम्हारी एयोर्टा गई, यहाँ पे बट गई आर्टरीज में एंड उसके बाद ये स्टमक में देखो यहाँ पे कैपिलरीज हैं तो स्टमक के पास ही आ गई। तो स्टमक से ब्लड ने क्या किया? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए अपने अंदर। ये डायरेक्टली अब हार्ट में नहीं जाएगा ब्लड, ये डायरेक्टली अब हार्ट में नहीं जाएगा। देखो यहाँ से इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे कैपिलरीज हैं जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब तो कर लिए, बट ये जो आगे ब्लड जाएगा, ये जो ब्लड है यहाँ से ये जो आगे ब्लड जा रहा है ये डायरेक्टली तुम्हारा हार्ट में नहीं जाएगा वापस से। ये कहाँ जाएगा? ये जाता है तुम्हारा एक ऑर्गन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, विच इज लिवर। ये लिवर में जाएगा एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कैपिलरीज के बाद जो स्टमक और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई कैपिलरीज हैं, उसके बाद ये फिर से वेन से जुड़ गई। बट यहाँ पे जो स्टमक के आगे वाली वेन है, इसी वेन को हम क्या बोलते हैं? दिस वेन इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे ये वाली वेन्स को हम बोलते हैं पोर्टल वेन्स। तो ये बीच की जो वेन है ये पोर्टल वेन है एंड ये जाती है सीधे लिवर में। तो ऐसा क्यों? बिकॉज लिवर डिसाइड करता है कि आगे कितना न्यूट्रिशन भेजना है बाकी बॉडी को। मान लो तुमने ज्यादा खा लिया, मोमोज खा लिए, कूड़ा करकट खा लिया बाहर का, तो यहाँ पे तुम्हारे लिवर को ही डिसाइड करना है कि वो कचरा या फिर वो न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन खाया, अच्छी चीजें खाई तो न्यूट्रिशन आगे जाएगा। तो लिवर डिसाइड करता है कितना क्या आगे तुम्हारे ब्लड में भेजना है। सो ये सारा का सारा लिवर से होके ही जाता है। सो यहाँ पे जो ये बीच का तुम्हें दिख रहा है ना, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है एंड दीज आर कॉल्ड
पोर्टल वेन्स, और उसके बाद जब लिवर से होके आगे जाएगी तो इसको बोलते हैं हेप्टिक वेन, एंड उसके बाद फिर जाके ये मेन तुम्हारी वेन में मिल जाती है। सो ये तुम्हारा होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको बारे में पढ़ते हैं चलो। द वेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स डू नॉट डायरेक्टली कन्वे ब्लड टू द पोस्टीरियर वेना कावा, डायरेक्टली नहीं जाती हैं हार्ट की तरफ, राइट। इंस्टेड दे फर्स्ट एंटर द लिवर एज अ कंबाइंड हेपेटिक पोर्टल वेन, तो पहले ये लिवर में जाती हैं एज कंबाइंड हेपेटिक पोर्टल वेन, ये वाली, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन है। एंड उसके बाद देयर इट ब्रेक्स अप इनटू कैपिलरीज, फिर यहाँ पे देखो ये कैपिलरीज में ब्रेक हो गई इस जगह पे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेन एंड अ न्यू वेन कॉल्ड हेपेटिक वेन इज फॉर्म्ड। अब ये हेपेटिक वेन है, देखो जनरली वेन क्या होती है, वेन तुम्हारी कैपिलरी से जुड़ी होती है और फिर सीधे तुम्हारी जाती है हार्ट की तरफ, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कैपिलरी के बाद ये वेन आई और वापस से कैपिलरी में ही जा रही है, तो कैपिलरी से निकली कैपिलरी में गई, ये स्पेशल क्वालिटी होती है तुम्हारी हेपेटिक पोर्टल वेन की। सो यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या होता है, सो अ पोर्टल वेन इज वन which start with capillary and also end in capillary। so स्टमक में जो कैपिलरीज हैं, इंटेस्टाइन में जो कैपिलरी हैं, यहां से जो तुम्हारी वेन निकल के आ रही है और फिर लिवर के अंदर जो कैपिलरी है उस तक जा रही है, दिस इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल वेन, ये हेपेटिक पोर्टल वेन होती है। सो इसी को बोला जाता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन वो होती है जो स्टार्ट भी कैपिलरी में होगी और एंड भी कैपिलरी में होगी। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब ये चीज तो एग्जाम में भले ना पूछी जाए, लेकिन ये चीज जानना इसलिए जरूरी था बिकॉज ये पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्यों जरूरी है होना। सो जरूरी क्यों है इसको रीड करो। द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स इज फर्स्ट ब्रॉट टू द लिवर, जो हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है एंड इंटेस्टाइन्स क्या करती हैं, उस खाने के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज फर्स्ट ब्रॉट टू द लिवर, ये तुम्हारा लिवर में जाता है पहले न्यूट्रिशन सारा, विच एक्ट्स लाइक अ स्टोर टू रेगुलेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ये स्टोर की तरह एक्ट करता है लिवर एंड ये रेगुलेट करता है क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्लोइंग इनटू द जनरल ब्लड। अब लिवर हमारा कंट्रोलर है, ये डिसाइड करेगा कितना न्यूट्रिशन ब्लड में भेजना है, कितना स्टोर करके रखना है, या फिर जो हमने मोमोज खाए हैं उसका कितना कचरा निकाल के बाहर फेंकना है। सो ये सारा का सारा लिवर डिसाइड करता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, बिकॉज खराब खाना खाओगे तो लिवर तुम्हारा डैमेज हो जाएगा, एंड लिवर हमारी बॉडी में सिर्फ एक होता है। सो लिवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक इकलौता लिवर है सबके पास, तो इसको खराब नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑल्सो सर्टेन पॉइजन्स इफ एब्जॉर्ब थ्रू फूड आर डिटॉक्सिफाइड रेंडर्ड हार्मलेस इन द लिवर। सो वही चीज है, अगर तुमने कोई जहरीला पदार्थ खाया है या ऐसा पदार्थ खाया है जो तुम्हें नुकसान कर सकता है, राइट, सो ये क्या करता है लिवर, उसको अलग कर देता है एंड ब्लड में मिक्स होने से रोक लेता है। सो ये भी काम करता है लिवर, इसीलिए लिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का तुम लोग को सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, दैट ये पहले लिवर में भेजता है ब्लड को एंड लिवर डिसाइड करता है कि आगे भेजना है वो न्यूट्रिशन कि नहीं भेजना है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि अगर ये ब्लड डायरेक्टली चला जाता तुम्हारे हार्ट में तो ये तो पूरे शरीर में चला आता, पूरे शरीर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स या जो भी टॉक्सिन्स थे वो फैल जाते। तो लिवर से होके जाने का फायदा ये है कि लिवर कंट्रोल कर लेता है, अगर अच्छी चीज है बट फिर भी ज्यादा मात्रा में तो लिवर उसको स्टोर कर लेगा, बट अगर कोई टॉक्सिन्स लिवर तक पहुंच गए तो लिवर उन टॉक्सिन्स को रिमूव भी कर देगा, ब्लड में मिक्स होने से रोक लेगा। सो ये फायदा होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। सो यहां से इसको रीड कर सकते हो, आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट, इसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेम ऑफ द मेन ब्लड वेसल्स। ये सिलेबस में है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम्स, सिर्फ नेम तुमको जानने हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स कहां से कहां तक जा रही हैं। देखो हार्ट वाली मैंने तुमको बताई थी, हार्ट की अगर हम बात करें, ये मैंने तुम्हें डिस्कस किया था डायग्राम में, दैट ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, कौन सी ब्लड वेसल्स तुम्हारे हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं। एक तुम्हारी कौन सी थी, ऊपर से आती है सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आती है इंफीरियर वेना कावा। सो यहाँ पे देख लो, सुपीरियर या फिर एंटीरियर वेना कावा और इंफीरियर या फिर पोस्टीरियर वेना कावा, ये दोनों है तुम्हारी जो राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आती हैं। नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन्स, ये तुम्हारी वो वेन्स हैं जो लंग्स से वापस हार्ट में ब्लड लेके आती हैं। कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। पहले लंग्स में गया ब्लड, लंग्स से जब वापस आता है तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ब्लड आता है, तो ये वो वाली है पल्मोनरी वेन्स। तो ये तीन है जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स एंटरिंग दी हार्ट है, इनके नेम तुमको याद होने चाहिए, डायग्राम से इनको याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। सो लीविंग द हार्ट कौन से हैं, इसको देख लो। सो यहाँ पे सबसे पहला तो हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, जो नीचे वाले वेंट्रिकल से यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाता है ब्लड को। सो ये हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। नाउ नेक्स्ट,
जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड्स दी होल बॉडी, अयोर्टा, ये तुम्हारा हो जाएगा अयोर्टा। ये भी तुम्हारे ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है टुवर्ड्स दी होल बॉडी। सो ये तुम्हारी हो गई वेसल्स लीविंग दी हार्ट, एंड ये ऊपर की 3 हो गई ब्लड वेसल्स एंटरिंग दी हार्ट। सो इनके नेम तुमको याद होने चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए, हो सकता है नेम द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए, किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, हार्ट के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि लिवर और किडनी में कौन कौन सी वेन्स आती हैं और उनसे कौन कौन सी वेन्स जाती हैं। सो यहाँ पे देखो, लिवर की बात करें, सो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द लिवर, अभी हमने डायग्राम में देखा था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, दैट ब्लड वेसल्स एंटरिंग द लिवर कौन सी हो जाएंगी, एंटरिंग द लिवर, ये हो जाएगी हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन। ये सेकंड वाली तो हमने डायग्राम में ही देखी थी। सो हेपेटिक पोर्टल वेन एक भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। हेपेटिक पोर्टल वेन ये एंटर करती है लिवर में, और दूसरा हेपेटिक आर्टरी, ओके, ये डायरेक्ट एओर्टा से लिवर में जाती है, और ये तुम्हारी स्टमक से होके जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। नेक्स्ट, ब्लड वेसल लीविंग द लिवर, लिवर से निकल के कौन सी जाती है, ये तुम्हारी थी हेपेटिक वेन, ये तुम्हारी वो वाली वेन है जो लिवर से बाहर निकल रही थी, हेपेटिक वेन। नाउ नेक्स्ट, किडनी की बात करें, अब किडनी के बारे में तुमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, सो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नेम्स एटलीस्ट देख लो कि किडनी में कौन सी ब्लड वेसल एंटर करती है, कौन सी लीव करती है। सो किडनी में ब्लड वेसल्स एंटरिंग द किडनी आर रेनल आर्टरी, ये तुम जब किडनी का डायग्राम देखोगे तो वहां पे समझोगे। एंड दूसरी यहाँ पे ब्लड वेसल लीविंग द किडनी, ये हो जाएगी तुम्हारी रेनल वेन। रेनल याद कर लो, आर्टरी है एंटरिंग द किडनी हो जाएगी, एंड वेन है ये लीविंग द किडनी हो जाएगी, बस इतना ही है। सो नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्स तुम्हें याद होने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट, सो इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर का टॉपिक है विच इज लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, एंड इससे रिलेटेड 2 ऑर्गन्स हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स, वो तुम्हारे सिलेबस में है। तो लिम्फ समझ लो जल्दी से क्या है, सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड मे बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स बट मोस्ट ऑफ इट एंटर्स अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल्स नेम्ड लिम्फ। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड वेसल्स तो हैं, बट देयर इज वन अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल्स, बेसिकली ये जो तुमको माइन्यूट से चैनल्स दिख रहे हैं पूरी बॉडी में फैले हुए, दीज आर नोन एज लिम्फ वेसल्स। तो यहाँ पे इन्हीं माइन्यूट चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स, यही जो तुम्हें छोटे छोटे दिख रहे हैं पूरी बॉडी में फैले हुए। सो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में टिश्यू फ्लूइड होता है, जो हमने लास्ट वाले पार्ट में देखा था, पार्ट 1 में बॉडी फ्लूइड्स में, जो टिश्यू फ्लूइड होता है, तो वो कुछ फ्लूइड तो हमारे टिश्यूज वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल्स, इन्हीं चैनल्स में वो एंटर कर जाता है, एंड जब इन वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में वो चला गया, तब जिस जगह वो चला गया उसके नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। तो लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर करते ही उसका नाम क्या हो जाता है, उस फ्लूइड का लिम्फ है, वो कुछ नहीं, वो टिश्यू फ्लूइड था, इसके अंदर चला गया, क्या बन गया, लिम्फ बन गया। नाउ इस लिम्फ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो लिम्फ के अंदर मेनली तुम्हारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs। तो यहाँ पे मोस्टली लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे टाइप्स है एक तरह से ल्यूकोसाइट्स का। सो लिम्फोसाइट्स मोस्टली होते हैं, बाकी और तरह के भी WBCs इसमें हो सकते हैं, बट कोई प्लेटलेट्स नहीं होते हैं यहाँ पे, देयर आर नो प्लेटलेट्स, इसीलिए रेड नहीं होता कभी। यहाँ पे 94% वाटर होता है, एंड मेजॉरिटी यहाँ पे वाटर है, एंड उसके अलावा 6% देयर आर सॉलिड सब्सटेंसेस। ये कौन कौन से, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ये सब इनमें होता है। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं ये सारे सब्सटेंसेस अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही हैं, एंड मेनली यहाँ पे ये तुम्हारे ल्यूकोसाइट्स को लेकर ट्रेवल कर रही है। तो मेन इसका पर्पस क्या होगा, तुम्हारी बॉडी को आउटर इन्फेक्शन से बचाना। सो यहाँ पे है the lymph nodes tend to localize the infection and prevent it from spreading to the body as whole। तो देखो वही चीज है, यहाँ पे देखो बीच बीच में lymph nodes बने हुए हैं। तो इन lymph nodes पे क्या होता है, ये लोकलाइज कर देते हैं किसी इन्फेक्शन को, मतलब इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में फैलने से रोक देते हैं। तो ये चीज एग्जाम में तो खैर नहीं पूछी जाएगी लिम्फ के बारे में ज्यादा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे कोर्स में मेंशन्ड है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स विच इज स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका क्या फंक्शन होता है, ये कैसे होते हैं, ठीक है, कहाँ लोकेट होते हैं। तो यहाँ पे स्प्लीन की अगर हम बात करें, सो स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन, ये दोनों लिम्फेटिक ऑर्गन्स ही हैं। सो स्प्लीन एक ऑर्गन है विच इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंज्ड फिस्ट, मतलब ऐसे मुट्ठी तुम इस तरह कस के बंद कर लोगे तो इतने साइज का तुम्हारा ये स्प्लीन ऑर्गन होता है। सो यहाँ पे इट इज रेडिश ब्राउन, ये तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड सिचुएटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक अबव द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट वाली किडनी यानी कि इधर वाली किडनी के थोड़ा सा ऊपर बिहाइंड द स्टमक ये होता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ ब्लड रिजर्वॉयर, ये ब्लड को रिजर्व करके रखता है। मान लो तुम्हारी बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, सो ऐसे किसी केस में ये तुम्हारी बॉडी को एक्स्ट्रा ब्लड प्रोवाइड कर देता है, रिजर्व करके रखता है अपने अंदर थोड़ा ब्लड एक्स्ट्रा।
सो दिस प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, एक तरह के WBC ही प्रोड्यूस करता है ये, एंड देन डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट आरबीसीज, तो ये तुम्हारे पुराने आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय करता है, एंड ऑल्सो जो तुम्हारा एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन होता कैसा है, दिखता कैसा है, कहाँ लोकेटेड होता है, ये तुम्हें फंक्शन और लोकेशन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला ऑर्गन हमारा है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल कहाँ होते हैं? टॉन्सिल तुम्हारे साइड्स ऑफ नेक, यहाँ अंदर की तरफ, नेक के यहाँ पे अंदर होता है टॉन्सिल, दोनों साइड्स में। तो यहाँ पे ये टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? टॉन्सिल्स आर लिम्फ ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन दी साइड्स ऑफ नेक, लोकेशन एंड फंक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है टॉन्सिल्स का? दे टेंड टू लोकलाइज द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द बॉडी एज अ होल। इनका भी काम वही है। देखो बेसिकली होता क्या है, जब हमें बॉडी में जाड़े के टाइम या कोई भी इन्फेक्शन ऐसी नॉर्मली हो गया तो टॉन्सिल्स ये इंक्रीज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज के, स्वेल कर जाते हैं। सो होता क्या है, वहाँ WBCs ये बनाने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये उस इन्फेक्शन को लोकलाइज कर देते हैं और पूरी बॉडी में फैलने से रोक देते हैं। सो ये काम होता है टॉन्सिल्स का। सो आई होप स्प्लीन और टॉन्सिल्स दोनों में क्लियर हो गए होंगे। इनके नाम, इनका लोकेशन और इनका फंक्शन ये याद रखना, लोकेशन और फंक्शन में इनको पूछा जा सकता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। सो बस यही हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसे तुम लोग को ट्राई करना है। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो एंड इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताएंगे। जिसको चैप्टर समझ में आ गया होगा, जिसने वीडियो यहाँ तक प्रॉपर तरीके से देखा होगा, वो कमेंट करके बता पाएगा। एंड जब तुम कमेंट करोगे तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। सो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथ में, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। सो अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहां पे बेल आइकन को प्रेस करके साथ में ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करना, ताकि आगे जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।